वर्ण अनेक पुस्तकों में, उनकी जो अनेक पुस्तकें हैं उनमें अंशों के रूप में विद्यमान है। उनकी एक पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसमें ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया हुआ है। इसके अलावा दास कैपिटल, जर्मन आइडियोलॉजी, इन पुस्तकों में भी कुछ कुछ मात्रा में इसके बारे में लिखा हुआ है। मार्क्स का ये सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत का ही एक पूरक सिद्धांत है, अर्थात ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत को समझने के लिए वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को जानना आवश्यक है। मार्क्स ने यह बताया कि समाज, इतिहास के प्रत्येक काल में समाज के अंदर हमेशा दो वर्ग पाए जाते रहे हैं, प्रमुख रूप से दो वर्ग पाए जाते रहे हैं। इनमें एक वर्ग जो स्वामी वर्ग या बुर्जुआ वर्ग जिसे कहा गया है वह होता है, ये उच्च वर्ग भी कहलाता है, जबकि दूसरा वंचित वर्ग या सर्वहारा वर्ग कहलाता है, ये निम्न वर्ग होता है, या जिसे हम कभी कभार मजदूर वर्ग भी कह देते हैं। इस प्रकार मार्क्स के अनुसार इतिहास के प्रत्येक काल में, यानी इतिहास के प्रत्येक युग में समाज के अंदर दो ही वर्ग पाए जाते हैं, प्रमुख रूप से दो वर्ग पाए जाते हैं, एक स्वामी वर्ग या बुर्जुआ वर्ग और दूसरा वंचित वर्ग या सर्वहारा वर्ग। मार्क्स ने इन दोनों वर्गों का विभेद इस आधार पर किया है कि उत्पादन के जो साधन होते हैं उस पर किसका नियंत्रण होता है। अगर जिन लोगों का उत्पादन के साधन पर नियंत्रण होता है वे स्वामी वर्ग या बुर्जुआ वर्ग में शामिल होते हैं, और जिनका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व नहीं होता है वे वंचित वर्ग या मजदूर वर्ग या सर्वहारा वर्ग में शामिल होते हैं। मार्क्स ने कहा कि जो उच्च वर्ग होता है वह मजदूर वर्ग का शोषण करता है, और लंबे समय तक शोषण करने के कारण वह अलगाव का शिकार हो जाता है और वो अपना निरंतर शोषण करवाता रहता है। मार्क्स का मत है कि ऐसी स्थितियां लंबे समय तक नहीं टिक सकती। जैसे जैसे मजदूर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं वो अपनी स्थितियों से वाकिफ होने लगते हैं और अपनी स्थितियों के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने लगते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब वो ये जानने लग जाते हैं कि हमारा शोषण कौन कर रहा है। ऐसी स्थिति जब आती है तो इस प्रकार की जो चेतना मजदूरों में आती है उसे कार्ल मार्क्स ने वर्गीय चेतना का नाम दिया है। अर्थात वर्गीय चेतना वह चेतना है जिसके कारण मजदूर वर्ग ये जान पाता है कि उसकी स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन उसका शोषण कर रहा है। ऐसी चेतना को कार्ल मार्क्स ने वर्गीय चेतना कहा है। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि जब मजदूर में वर्गीय चेतना आ जाती है तो वह संगठित होने लगता है। सबसे पहले एक ही व्यवसाय में लगे हुए मजदूर जब आपस में संगठित होकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं तो कार्ल मार्क्स ने उसे क्लास इन इटसेल्फ या अर्थात अपने आप में वर्ग के नाम से संबोधित किया। अर्थात मजदूर जिस छोटे वर्ग का निर्माण करता है उसे उन्होंने क्लास इन इटसेल्फ कहा है। कालांतर में विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए मजदूर जब आपस में मिलकर के एक बड़ा वर्ग निर्मित कर लेते हैं, और अर्थात अलग अलग व्यवसाय में लगे हुए मजदूर जब संगठित होकर के बड़ा वर्ग निर्मित कर लेते हैं तो उसे कार्ल मार्क्स ने क्लास फॉर इटसेल्फ अर्थात अपने आप के लिए वर्ग नाम से संबोधित किया है। मार्क्स का मत है कि अब इस प्रकार जो वर्ग निर्मित होता है वह एक बड़ा वर्ग होता है और वो काफ़ी ताकतवर होता है, और इसी समय ये जो मजदूर वर्ग है वह बुर्जुआ या पूंजीपति वर्ग से संघर्ष करता है, और इसके फलस्वरूप जो क्रांति होती है उससे समाज में बदलाव आता है और धीरे धीरे पूंजीपति वर्ग का समाज से पतन हो जाता है, और इस प्रकार जो समाज बनता है उसमें उत्पादन के सारे साधनों पर संपूर्ण समाज और मजदूरों का हक अधिकार होता है, उनका आधिपत्य स्थापित हो जाता है, और इसे मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व नाम से संबोधित किया है। इस प्रकार एक समतामूलक समाज की स्थापना होती है जिसमें सभी लोगों को अपनी इच्छा अनुसार जितना ज़रूरत है उसके अनुसार उसे मिल जाता है। इस प्रकार जो समाज अस्तित्व में आता है उसे उन्होंने साम्यवाद का नाम दिया है, जिसमें न राज्य होता है और न ही किसी प्रकार की सत्ता होती है, और सभी लोग एक समान स्तर पर अपना जीवन यापन करते हैं। मार्क्स ने कहा है कि आज तक का जो इतिहास है उसके अंदर प्रमुख रूप से 4 युग आए हैं। नंबर 1 दास युग, जिसके अंदर समाज के अंदर दास और मालिक दो प्रकार के वर्ग पाए जाते थे। तत्पश्चात सामंत युग आया जिसके अंदर सामंत और कृषक दो वर्ग पाए जाते थे। उसके बाद पूंजीपति युग आया जिसके अंदर पूंजीपति और मजदूर दो वर्ग पाए जाते थे, और अंत में
जब क्रांति होगी, जब मजदूरों और बूर्जवा वर्ग के बीच में क्रांति होगी, वर्ग संघर्ष होगा, तो जो समाज अस्तित्व में आएगा उसे उन्होंने साम्यवादी समाज कहा है। और ऐसे समाज के अंदर जो वर्ग है वो समाप्त हो जाएंगे। और इस प्रकार मार्क्स का ये जो सिद्धांत है वो एक समतामूलक समाज की स्थापना करने में बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित होता है। ये सिद्धांत एक आशावादी सिद्धांत माना जा सकता है जो हमें एक बेहतर समाज के दर्शन कराता है। अगर हम कार्ल मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत उसको संक्षेप में देखें तो हमें ये समझ में आता है कि मार्क्स के अनुसार समाज में दो वर्ग होते हैं। इन दोनों वर्गों के मध्य विरोधाभास पाया जाता है। जिन परिस्थितियों में सर्वहारा वर्ग काम करता है उसके कारण उनमें वर्गीय चेतना विकसित होती है। वह एकजुट होना प्रारंभ करता है। सर्वप्रथम वह अपने आप में वर्ग बनाता है और उसके बाद अपने आप के लिए वर्ग बनाता है। इस प्रकार एकजुट होकर वह उच्च वर्ग के खिलाफ क्रांति करता है और उत्पादन के साधनों पर अधिकार कर लेता है। इस प्रकार ये सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, एक तरह से समाज में परिवर्तन का द्योतक है। अंत में इस सिद्धांत की हम कुछ आलोचना ही कर सकते हैं कि इसकी एक आलोचना यह हो सकती है कि मार्क्स के अनुसार समाज में हमेशा संघर्ष चलता रहता है, वर्गों के बीच में संघर्ष चलता रहता है। लेकिन अनेक विचार के यानी प्रकार्यवादी जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि समाज के अंदर संघर्ष के साथ साथ सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी चलता रहता है और सहयोग से ही समाज बनता है। मार्क्स ने सहयोग का कहीं भी जिक्र नहीं किया और सहयोग को उन्होंने महत्व नहीं दिया। नंबर 2, मार्क्स ने यह कहा कि जब पूंजीवाद आएगा तो मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच में संघर्ष होगा। लेकिन कई विचारकों का यह कहना है कि पूंजीवाद के अंदर मजदूरों की स्थिति सुधरी है, उनका शोषण होने के बजाय उनको मदद मिली है और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठा है, अतः क्रांति की कोई गुंजाइश नहीं है। नंबर 3, मार्क्स ने यह कहा था कि क्रांति अनिवार्य है, अनिवार्य रूप से होगी और समाज बदलेगा। लेकिन ये देखा गया है कि मार्क्स के सिद्धांत को, मार्क्स के विचारों को जिन जिन देशों ने माना है वहाँ पर न तो क्रांति हुई और न ही किसी प्रकार का समाज में कोई बदलाव हुआ। इवन यहाँ तक कि वो देश स्वयं बिखर गए लेकिन समाज नहीं बदला। तो इस प्रकार मार्क्स के सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं की जा सकती हैं, परंतु फिर भी मार्क्स का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है और ये सिद्धांत एक वैज्ञानिक सिद्धांत होने के कारण लोगों और समाज के लोगों और देशों के नागरिकों के दिमाग में यह सहज रूप से बस जाता है, समझ में आ जाता है। अतः ये सिद्धांत काफ़ी प्रचलित और प्रसिद्ध रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।